हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 15। ठीक है। अब गाइस लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, मैं सारे क्लासेस का रिवीजन करवा रही हूँ। हम लोगों ने पॉलीमर में बहुत सारी चीज़ें देखी, क्लासिफिकेशन देखा अलग अलग बेसिस पर। उसी के अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स को, जैसे कि HDP मतलब ही हाई डेंसिटी पॉलीथीन, LDP मतलब ही लो डेंसिटी पॉलीथीन को डिस्कस किया। इसी के अलावा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन यूज़ किया। और हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारी टाइप की चीज़ें, जैसे कि टेरिलीन, डेक्रॉन, पॉलीस्टर। हम लोगों ने डिस्कस किया नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66। ये इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट और बहुत सारे लास्ट क्लासेस में देखा। अब आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे सबसे पहले फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर, ठीक है, को। और फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर जो होता है उसी को हम लोग बेकेलाइट भी बोलते हैं। तो वो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस चीज़ के यूजेस क्या क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मेल अमीन फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर। तो बेसिकली वैसे तो क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज की क्लास की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर से, जिसका नाम होता है बेकेलाइट, और देखेंगे कि ये बेकेलाइट बेसिकली फॉर्म कैसे होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं अभी, हम लोग देख रहे हैं फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर को। हम लोग जो चीज़ अभी देख रहे हैं उसका नाम है फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर। और जो फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर है उसी को आप लोग बेकेलाइट भी बोलते हो। आपको ये चीज़ दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। कभी कभी पेपर में फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर के नाम से पूछा जाता है और कभी कभी बेकेलाइट के नाम से पूछा जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर ही बेकेलाइट है तो आप वो रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको रिएक्शन करना है, रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है वो याद रखना है, तो आपको बेसिकली एक ही चीज़ याद रखना है कि जो भी आपका फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर है उसी को आप लोग बेकेलाइट बोलते हो। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये रिएक्शन इतने ईजिली नहीं होता, इसमें बहुत सारे टाइप की स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारे के सारे स्टेजेस को वन बाय वन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी स्टेप नंबर 1। इसी स्टेप नंबर 1 को आप लोग स्टेज नंबर 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्टेप ही स्टेज है। तो स्टेप नंबर 1 बोलो या स्टेज नंबर 1 बोलो, इट्स वन एंड द सेम ओनली। ठीक है। अब दिमाग में देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका नाम है बेकेलाइट। अगर आप बेकेलाइट नाम को देखते हो तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड को देखते हो तो हाँ, आपको एक आइडिया मिल जाती है कि इसका नाम फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर है, मतलब इसके अंदर में फिनॉल यूज़ करना है मुझे, और फिनॉल के साथ में ही इसके अंदर में मुझे क्या यूज़ करना है, फॉर्माल्डेहाइड यूज़ करना है। समझे या नहीं समझे? तो फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर ही नो डाउट बेकेलाइट है। और बेकेलाइट नाम से आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रिएक्टेंट क्या होंगे, लेकिन फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड नाम अगर आपको आ जाए तो आप उससे बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते। जैसे कि नाम ही है फिनॉल फॉर्माल्डेहाइड, मतलब एक चीज़ आप क्या लेंगे, फिनॉल, और दूसरी चीज़ आप लोग क्या लेंगे, फॉर्माल्डेहाइड। चलिए डिस्कस करते हैं भाई। तो सबसे पहले आप लोग लेंगे फिनॉल को। सबसे पहले आपने किसको लिया, सबसे पहले आपने लिया फिनॉल को, और फिनॉल के ही साथ में आप लोग लेंगे फॉर्माल्डेहाइड को। देखो फॉर्माल्डेहाइड को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। इसको आप HCHO के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इसी को आप लोग CH2O के फॉर्म में भी लिख सकते हो। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मुझे तो फॉर्माल्डेहाइड सिर्फ ये वाला पता है HCHO, ये CH2O कहाँ से आ गया। इधर देखो भाई, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 ही है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये दोनों चीज़ जो है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी इनमें फ़र्क नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, चाहे आप ये लिखो या ये लिखो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ये दोनों ही फॉर्माल्डेहाइड है। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा लिखूंगा या मैं वैसा लिखूंगा, आप वैसा उसको लिख सकते हो। आप HCHO के फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप उसको CH2O के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या क्या लिया, आप लोगों ने लिया फिनॉल को और फॉर्माल्डेहाइड को। ठीक है।
ये हुआ आपका फिनॉल क्योंकि नाम में है फिनॉल, ये हुआ आपका फॉर्माल्डिहाइड क्योंकि नाम में है फॉर्माल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन आप लोग करवाने वाले हो। ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में भी हो जाती है या ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में भी हो जाती है। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर आपको ये रिएक्शन कराना है तो आप यहाँ पे एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे बेस का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे टोटल 3 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला प्रोडक्ट ये वाला रहता है, मैं लिखती रहती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। 3 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। ये फिनॉल है ना, इस फिनॉल को एज इट इज़ देख के लिख दो। मैंने यहाँ पे भी इस फिनॉल को एज इट इज़ देख के लिखा, यहाँ पे भी, मतलब मैंने किया कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप था तो मैंने हर तरफ फिनॉल को एज इट इज़ देख के लिख दिया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, CH2O। यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो भाई, CH2O यूज़ कर रहे हो। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। वैसे भी अगर आप लोग बेंजीन रिंग की बात करते हो ना, तो बेंजीन रिंग में तो वैसे भी हर तरफ हाइड्रोजन होते ही है, हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन रिंग पे। ऐसा नहीं कि इस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि ये कार्बन है, हर तरफ बेंजीन रिंग पे एक एक हाइड्रोजन होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 3 पोजीशन पे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 3 पोजीशन से ही काम है। एक बार ज़रा ध्यान से समझो, ये प्रिपरेशन इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हो। हम लोग देख रहे हैं बेकेलाइट के प्रिपरेशन को, मतलब ही हम लोग ने ये देखा कि बेकेलाइट ही आपका फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर होता है। नाम को देख के आपको ये आइडिया मिलता है कि इसके अंदर में फिनॉल है और इसके अंदर में फॉर्माल्डिहाइड है और उससे ये वाला पॉलीमर बनने वाला है, ठीक है। फिर आगे आप लोगों ने ये देखा भाई कि अगर आप बेंजीन रिंग को देखते हो, वो चाहे फिनॉल में हो या कोई एसिड में हो, कहीं पे भी हो, बेंजीन रिंग में हमेशा एक एक हाइड्रोजन तो होता ही है, कार्बन से अटैच हर तरफ होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 इसलिए दिखाए क्योंकि मुझे वो 3 ही पोजीशन से काम है, इसलिए मैंने वो 3 ही पोजीशन पे हाइड्रोजन दिखाया। लेकिन आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन तो सारे ही पोजीशन पे होता है। मैंने 3 पोजीशन पे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 3 ही पोजीशन से अभी फ़िलहाल इस रिएक्शन में काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेसिकली होगा क्या, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपका जाएगा CH2O ग्रुप। CH2O ग्रुप जो है वो आपका यहाँ पे गया। एक बार देख लो, कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं मैम, बुक में तो यहाँ पे H भी है। अरे भाई है, थोड़ा सा इंतज़ार तो करो, सुनो तो सही थोड़ा सा एक बार। तो पहले मैंने यहाँ पे लगाया, सेकंड केस में मैं यहाँ पे और यहाँ पे लगाऊंगी CH2O ग्रुप को। ये CH2O ग्रुप है ना, पहले यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे लगाया। अब तीसरे केस में मैं यहाँ पे और यहाँ पे लगाऊंगी CH2O ग्रुप को। एक बार देख लो, कुछ लोग सोचेंगे कि मैम आपने गलत बनाया है, बुक में तो कुछ और ही दिया है। दिया होगा क्योंकि मैंने अभी पूरा पढ़ाया क्या नहीं। तो मैंने यहाँ पे फिनॉल को लिया और मैंने यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड को लिया। ये रिएक्शन आप एसिड या बेस दोनों में से किसी के भी प्रेजेंस में करवा सकते हो। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले ये पोजीशन पे CH2O को जोड़ा, नेक्स्ट केस में मैंने ये दोनों पोजीशन पे CH2O को जोड़ा और थर्ड केस में मैंने ये तीनों पोजीशन पे CH2O को जोड़ा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ज़रा देखो, जब मैं ये पोजीशन पे जोड़ती हूँ तो ऑलरेडी वहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो वो वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना। सोचने की बात है भाई, मैं CH2O को यहाँ पे जोड़ रही हूँ, बिल्कुल सही भाई, मैं तो CH2O को वहाँ पे जोड़ ही रही हूँ, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो यहाँ पे CH2O तो आया, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो था ना, तो वो वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं अगर यहाँ पे अगर CH2O को जोड़ती हूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा क्योंकि पहले से वहाँ पे एक हाइड्रोजन तो था ना। यहाँ पे भी अगर मैं CH2O को जोड़ती हूँ तो वहाँ पे CH2O तो आएगा, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। और इन द सेम फैशन यहाँ पे भी ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है तो हर तरफ हाइड्रोजन भी आएंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को इतना आइडिया मिल गया कि अपन ने फिनॉल लिया, अपन ने फॉर्माल्डिहाइड ली और कुछ भी नहीं किया, उनको जस्ट ऐड कराया। ऐड कौन से पोजीशन पे कराया, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे CH2O को जोड़ दिया, लेकिन एक हाइड्रोजन पहले से ही वहाँ पे था तो ये CH2O तो आया और ये वाला पहला वाला हाइड्रोजन यहाँ पे। फिर सेकंड केस में यहाँ पे और यहाँ पे बना, तो यहाँ पे भी मैंने CH2O को जोड़ा और वो दोनों हाइड्रोजन पहले से ही वहाँ प्रेजेंट थे। तीसरे केस में अपन ने 3 सब्स्टिट्यूएंट लगाए, यहाँ पे और यहाँ पे, और तीनों पोजीशन पे हाइड्रोजन पहले से थे करके वहाँ पे भी H आया, ठीक है। तो पहले अपन ने एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनाया ऑर्थो, फिर अपन ने बनाया ऑर्थो पैरा, फिर अपन ने बनाया ऑर्थो पैरा ऑर्थो।
ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला स्टेप। इस चीज़ को आप लोग बोलते हो फिनॉल और इस चीज़ को आप लोग बोलते हो फॉर्माल्डिहाइड, इसलिए पॉलीमर का नाम भी क्या है, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ आपका स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में देखो आप लोग क्या करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 2 को कि बेसिकली स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। एकदम ध्यान से देखना भाई, स्टेप नंबर 2 में होता क्या है। आप लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए ना, वो वाले प्रोडक्ट को उठा के लाएंगे स्टेप नंबर 2 में। तो ये वाले प्रोडक्ट को आप यूज़ करने वाले हो स्टेप नंबर 2 में। चलिए देखते हैं वो वाले प्रोडक्ट को। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखूंगी OH CH2OH। उसको बस देख के एज इट इज़ लिखो, ज़्यादा दिमाग तो लगाओ ही मत, बस उसको देख के एज इट इज़ लिखो। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ये बैकेलाइट के प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 1 में अपन ने ये सारी चीज़ें बनाई। अब स्टेप नंबर 2 में अपन लोग क्या करने वाले, जो भी ये बना ना, इसको ही पकड़ के यहाँ पे लाया, क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही काम करते हैं। जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में बनती है उसको स्टेप नंबर 2 में उठा के लाते हैं और उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। स्टेप नंबर 1 में ये बना तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे ला लिया। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, इस चीज़ को मैं एक और बार यहाँ पे लिखूंगी, ज़रा ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना। इसी चीज़ को मैं एक और बार यहाँ पे लिख रही हूँ, OH CH2OH। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को मैं एक और बार यहाँ पे लिख रही हूँ, OH CH2OH। तो मैंने किया कुछ भी नहीं भाई, जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में बनी थी उसको उठा के लाया, उसको ही मैंने 3 बार लिख दिया, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। आपको यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और वो चीज़ ये है भाई कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब आप लोग दिमाग में आता है, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना भाई, वो ये आता है कि सिर्फ यही पोजीशन पे थोड़ी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि भले बेंजीन रिंग में आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, लेकिन हर तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। पर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आपने एक ही हाइड्रोजन क्यों दिखाया। अरे क्योंकि मुझे वही वाले पोजीशन से काम है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन भी वही वाले पोजीशन पे दिखाया। लेकिन आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन तो हर तरफ प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन मैंने वही पोजीशन पे क्यों दिखाया। रीज़न ये है क्योंकि मुझे वो हुई पोजीशन पे रिएक्शन करवानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना कि बेसिकली यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे है आपका OH, यहाँ पे है आपका H। तो सबसे पहले यहाँ से आपका वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ पे है आपका OH, यहाँ पे है आपका H। तो सबसे पहले यहाँ से भी आपका वाटर बाहर निकलेगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ से आपको n टाइम्स वाटर को बाहर निकालना है। ठीक है, देखो क्या होगा। ये वाला आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैंने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे है आपका OH ग्रुप, तो इस OH ग्रुप को भी मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे, इससे क्या अटैच है, इससे अटैच है आपका CH2 ग्रुप। अब आप ही बताओ, ये बेंजीन रिंग थी, ये भी बेंजीन रिंग है भाई, इससे OH था, OH है, और यहाँ पे CH2 था तो मैंने CH2 लगाया। यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ से आपका वाटर बाहर निकल रहा है। तो ये वाला जो CH2 है वो इस पोजीशन के साथ ज्वाइन होगा ना, क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल रहा है। तो अगर यहाँ से वाटर बाहर निकलता है तो ये वाला CH2 इस पोजीशन से ज्वाइन होगा, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे इस पोजीशन से। ठीक है भाई, ज्वाइन किया। यहाँ पे है आपका OH, आगे बढ़ते, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका CH2। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो ये वाला जो CH2 है वो इस कार्बन से ज्वाइन होगा। तो चलिए ज्वाइन करते हैं उसको इस कार्बन से। यहाँ पे है आपका OH, और इन द सेम फैशन जो ये वाला OH है वो आगे वाले कंपाउंड के साथ निकलेगा। ये चीज़ चलते जाती है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग सोचेंगे ये OH किसके साथ निकल रहा है। अरे भाई ये जो चेन है ना, ये ऐसी लंबी सी चेन रहती है। अब अगर मैं इतना सारा ड्रॉ करूँगी तो व्हाइट बोर्ड फट जाएगा, लेकिन वो चेन खत्म नहीं होंगी, तो ये चेन चलते जाती है। ये चेन चलते रहेगी, ऐसा समझ लो। तो ये वाला OH बाजू वाले हाइड्रोजन के साथ निकलेगा, वो आपको इमेजिन करना है। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे भी आपका CH2 ही बचेगा। तो ये जो चेन है आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये रहेगा आपका पॉलीमर। इसको भी आप लोग क्या लेंगे, इसको भी आप लोग लेंगे n टाइम्स। कुछ लोग सोचते हैं ये बेकेलाइट है, बट ये बेकेलाइट नहीं है, इसका नाम होता है नोवोलैक। क्या नाम होता है भाई इसका, इसका नाम होता है नोवोलैक। तो सबसे पहले स्टेप में आपने फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड को लिया,
और CH2 ग्रुप जो था फॉर्माल्डिहाइड वाला, वो 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऐड करवाए। पहले से जहाँ पे हाइड्रोजन थे तो वो हाइड्रोजन को भी आपने लगाया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में बनी उसको 3 बार लिख दिया। अगर आपको 4 बार लिखना है तो आप 4 बार लिखो, 5 बार लिखना है तो 5 बार लिखो। फिर आप लोगों ने क्या किया, फिर आप लोगों ने वहाँ से वाटर को बाहर निकाला, यहाँ से OH यहाँ से H, हर तरफ वैसा ही किया। तो जब आपने यहाँ से OH और यहाँ से H को बाहर निकाला तो ये वाला CH2 ग्रुप इस कार्बन से ज्वाइन हुआ। बस वही वाली चीज़ है और वही वाला काम करवाया। ठीक है, अब अपन लोग लेंगे स्टेप नंबर 3 को। देखो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले, जाहिर सी बात है जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में बनी उसको स्टेप नंबर 2 में यूज़ किया। अब जो भी चीज़ स्टेप नंबर 2 में बनेगी उसको स्टेप नंबर 3 में यूज़ करेंगे। तो ये जो भी चीज़ बनी ना, इसी को हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे यूज़, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं उसको। पहले तो आप लोग एज इट इज़ देख के लिख लो, जैसा वो दिया है ना वैसा ही उसको एज इट इज़ देख के लिख लो। बिल्कुल उसको देख के लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, मैं उसी को देख के लिख रही हूँ। ये चीज़ चलते जाती है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर ये चीज़ आपको समझ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज फिर समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ज़रा ध्यान देने की कोशिश करना है यहाँ पे। चलिए भाई, अब देखो आप लोग क्या करने वाले हो। ये तो आपका काम हुआ। अब जो भी आपका ये वाला यहाँ पे बना था ना, ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ को आप लेके आएंगे यहाँ पर। इस वाली चीज़ को आपने यहाँ पे लाया, जो भी ये बना था ना इसको उठा के आप यहाँ पे ला रहे हो। ठीक है, तो देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो भाई ये प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी क्रिटिकल तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि मैं बहुत ही ख़राब पढ़ा रही हूँ। जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मैंने थोड़ी बनाई है, किसी और ने बनाया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ख़राब पढ़ा रही हूँ, ये रिएक्शन ही वैसे अपन क्या करेंगे, मैंने थोड़ी बनाई है रिएक्शन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी यहाँ पे चीज़ बनी थी इसको उठा के आप यहाँ पे लाएंगे। बुक में तो कुछ भी नहीं दिया है कि बेसिकली करना क्या है। उनको लगता है कि सारे लोग पागल है तो उन्होंने कैसे भी रख दिया, कैसे भी लिख के दे दिया। तो वही वाली चीज़ को अपन को यहाँ पे लिखना है। वहाँ पे है CH2OH, OH, CH2OH। इसी चीज़ को अपन यहाँ पे बेसिकली 3 बार लिखने वाले। ज़रा ध्यान देना कैसे लिखेंगे। CH2OH, OH, CH2OH। फिर एक और बार लिखेंगे इसी चीज़ को। ठीक है, अब दिमाग में एक सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना, देखो वो क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपाउंड तो ऐसा था, फिर आपने इसको ऐसा कैसा लिखा। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कंपाउंड को घुमा के इधर लिखा। मतलब ये कंपाउंड ऐसा था ना, तो इसको मैंने घुमा दिया और उसको यहाँ पे रखा। तो आप लोगों को सबसे पहले आपने फिनॉल लिया, फॉर्माल्डिहाइड लिया और ये 3 प्रोडक्ट बनाए। फिर स्टेप नंबर 1 से ये वाले प्रोडक्ट को उठाया, उसको 3-4 बार लिख दिया, उसमें से वाटर को बाहर निकाल के नोवोलैक को बनाया। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने नोवोलैक को लिया और नोवोलैक के सामने ही आपने स्टेप नंबर 3 में जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में बनी थी, सेकेंड वाला प्रोडक्ट, उसको भी उठा के लाया, उसको भी यहाँ लिखा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है उसको उल्टा कर दिया। तो ये वाला CH2 ऊपर चले गया, CH2OH, ये वाला OH नीचे आ गया और ये वाला CH2OH साइड में आ गया। आपने इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करके यहाँ पे लिखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान देते हो ना तो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हर तरफ ऑलरेडी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते हैं। वो बात अलग है कि वो हाइड्रोजन हम लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन हर तरफ हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते ही है। देखो होगा क्या, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, उसी के साथ साथ यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, ऐसा निकलेगा। और देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, ज़रा ध्यान देना भाई। बस इसको एज इट इज़ देख के लिखना है। यहाँ से आपके वाटर निकल रहे हैं n टाइम्स, इसको एज इट इज़ देख के आप लोग लिखो। यहाँ पे OH है तो OH जैसा दिख रहा है ना वैसा ही देख के लिखो। CH2, फिर वापस से है OH, फिर है CH2, फिर है वापस से बेंजीन रिंग, OH, CH2। ठीक है, फिर देखो और क्या है,
नीचे में यहाँ से निकला H, यहाँ से निकला OH, यहाँ से आपका H निकला और यहाँ से आपका OH निकला, तो ये वाला जो कार्बन है वो CH2 से ज्वाइन होगा, तो वो ज्वाइन हुआ आपके CH2 से। फिर क्या है, फिर है बेंजीन रिंग और फिर है आपका OH। चलो आगे बढ़ते, यहाँ से OH और यहाँ से H निकला, मतलब यहाँ पे CH2 ये वाले कार्बन से ज्वाइन होगा, तो आपने क्या किया, यहाँ पे CH2 लिया और ये वाले कार्बन से उसको ज्वाइन किया। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से H, यहाँ से OH निकला तो ये वाला CH2 यहाँ से ज्वाइन होगा, वही करवाया। यहाँ से OH, यहाँ से H निकला तो ये वाला CH2 इससे ज्वाइन होगा, हुआ भाई। अब यहाँ से H, यहाँ से OH निकालेंगे तो ये वाला कार्बन ये CH2 से ज्वाइन होगा, बस भाई वही मैंने करवाया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकलेगा तो ये वाला CH2 ये कार्बन से ज्वाइन होगा। फिर आगे देखा आप लोगों ने, यहाँ से H, यहाँ से OH तो ये वाला CH2 ये कार्बन से ज्वाइन होगा। और आगे बढ़ते, यहाँ पे है ऑलरेडी आपका OH और यहाँ पे आएगा CH2 और ये चीज़ चलते जाती है। और ये है आपका पॉलीमर जिसका नाम है बेकेलाइट, इसको बोला जाता है बेकेलाइट। तो अगर आपको बेकेलाइट बनाने की प्रैक्टिस करना है तो एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि बेकेलाइट बनाते उसी को आएगा जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, क्योंकि ये पॉलीमर बनाना उतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हो। इस पॉलीमर को अगर बनाना है सही तरीके से तो आपको कम से कम इसको 3 से 4 बार देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार में ये पॉलीमर किसी को भी बनाते नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि मैंने अगर आपको यहाँ पे बनाया है तो ये मैंने पूरी तरीके से बिना देखे बनाया। तो ये पॉलीमर की बनाने की प्रैक्टिस मैंने भी 12th स्टैंडर्ड में बहुत बार की होगी, इसलिए तो मुझे वो सिस्टमेटिकली बनाते आया ना। एक बार में किसी को नहीं आता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो क्योंकि आपको सारे स्टेप्स याद रखना है, स्टेप नंबर 3 में क्या लेंगे, स्टेप 2 में क्या याद रहेंगे, वो सब आपको याद रखना है ना, ठीक है। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो आप लोग सारे के सारे आ जाओ पेज नंबर 331 पर। यहाँ पे बेकेलाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि अपन ने बेकेलाइट का प्रिपरेशन तो पढ़ लिया, लेकिन पेपर में कभी कभी यूजेस भी आते हैं, इसलिए अपन को पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस पार्ट को। यहाँ पे बोल रखा है कि बेकेलाइट जो होता है रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिजिड पॉलीमेरिक मटेरियल विच इज कॉल्ड एज बेकेलाइट हैविंग मैनी क्रॉस लिंक्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो बेकेलाइट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉस लिंकिंग है। देखो ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो रहा है। मतलब कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, आपको यहाँ पे पूरी की तरीके से क्रॉस लिंकिंग दिख रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि बेकेलाइट जो होता है उसमें बहुत सारी कैसी है, क्रॉस लिंकिंग है। आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट इज इनसोल्यूबल एंड इनफ्यूजिबल एंड हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो बेकेलाइट है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, और साथ ही साथ ये इनफ्यूजिबल होता है। मतलब आप अगर इसको बहुत ज़्यादा भी हीट देंगे ना तो भी ये चीज़ मेल्ट नहीं होगी। सोचो वो कितना खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो वाटर में भी इनसोल्यूबल है, कोई केमिकल में भी इनसोल्यूबल है, और इसी के साथ साथ आप उसको कितना भी हीट करेंगे तो भी वो ज़रा सा भी मेल्ट नहीं होगा। मतलब ही वो इनफ्यूजिबल है, इसी का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे आपको क्या दिख रही है, क्रॉस लिंकिंग दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, इसका पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्रॉस लिंकिंग की वजह से, जिसके वजह से वो इनफ्यूजिबल है। मतलब कितना भी हीट करे तो वो मेल्ट नहीं होता है। बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स लाइक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट। जो टेलीफोन होते थे ना पुराने ज़माने के, वो टेलीफोन बनाने के लिए हम लोग बेकेलाइट का यूज़ करते थे। किचन वेयर, बहुत सारी जो चीज़ें होती है आपके किचन में, है ना, वो बहुत सारी चीज़ें आपके बेकेलाइट से बनती है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स जो होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह, हर जगह पे इंसुलेटर यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि इंसुलेटर जो रहते हैं वो बैड कंडक्टर रहते हैं, मतलब ही वो पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो बेकेलाइट का काम बहुत सारे हैं। टेलीफोन बनाने के लिए बेकेलाइट यूज़ किया जाता है, किचन वेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसी के साथ साथ वो आपके इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। बेकेलाइट इनफ्यूजिबल होता है, इनसोल्यूबल होता है केमिकल्स और वाटर में, ठीक है, क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है। तो ये रहा आपका बेकेलाइट। अगर आप लोग बुक से बेकेलाइट का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो इतना बड़ा तो डायग्राम है, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा,
क्योंकि उसने बताया नहीं कि बेसिकली रिएक्शन हो कैसे रही है, लेकिन मैंने आपको सिस्टमेटिकली समझा के बताया कि क्या बाहर निकल रहा है, कैसे लिंकिंग हो रही है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, वो सब मैंने आपको समझाया है। इसलिए हो सके तो इसको बुक से मत पढ़ना, यही से पढ़ना। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर को। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर के बाद मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर को। याद रखना फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर ही बेकेलाइट होता है, और इसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर को। लेट्स डिस्कस दिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉलीमर जिसका नाम है मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर जिसका नाम है मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। चलिए अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, तो उसके नाम से आपको ये पता चल रहा था, क्योंकि उसका नाम था फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिली कि इसके अंदर में आप लोग फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड को यूज़ कर रहे हो, है ना। इन द सेम फैशन अब यहाँ पे जो नाम है वो है मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। इसी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लोग मेलामीन और फॉर्माल्डिहाइड को यूज़ करेंगे। तो जैसे नाम वैसे ही काम। अगर नाम है फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर तो आप उसमें फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड को यूज़ करते हो। अगर नाम है मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर तो उसके अंदर में आप लोग मेलामीन और फॉर्माल्डिहाइड को यूज़ करके पॉलीमर को फॉर्म करते हो, राइट। चलिए देखते हैं इसको कि ये बेसिकली फॉर्म कैसे होगा। इसी को आप लोग रेजिन भी बोलते हो, इसी को आप लोग रेजिन भी बोल सकते हो। बेसिकली वो पॉलीमर तो है ही, लेकिन आप उसको रेजिन भी बोलते हो क्योंकि वो रेजिन जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लोग लेंगे मेलामीन को। सबसे पहली चीज़ जो अपन लोग डिस्कस करेंगे ना वो रहेगा आपका मेलामीन। इसको आप लोग बोलते हो मेलामीन। तो सबसे पहले मैंने मेलामीन को लिया। अब हम लोग इसके अंदर में किसको लेंगे, अब हम लोग इसके अंदर में लेंगे फॉर्माल्डिहाइड को। ये है आपका फॉर्माल्डिहाइड। तो सबसे पहले मैंने मेलामीन को लिया और उसी के अंदर में मैंने क्या डाला, उसी के अंदर में मैंने डाला फॉर्माल्डिहाइड को। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना इसमें 2-3 स्टेप्स है, और वो 2-3 स्टेप अपन को एक ही लाइन में करना है। इसलिए अपन को, अगर आप लोग भी जब इसको करेंगे तो ऐसे करना कि एक ही लाइन में ये रिएक्शन हो जाए। फिर अगर 2-3 लाइन लेते हो ना तो कुछ चीज़ें वैसे ही छूट जाती है और आप रिएक्शन गलत भी कर सकते हो। इसलिए ट्राई टू मेक अ पॉइंट कि आप लोग एक ही लाइन में इस रिएक्शन को कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मेलामीन लिया और फॉर्माल्डिहाइड को लिया, उनके नाम को वहाँ मेंशन कर देते। इसका नाम होता है मेलामीन और इसका नाम होता है फॉर्माल्डिहाइड। तो मैंने मेलामीन और फॉर्माल्डिहाइड दोनों को ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि फॉर्माल्डिहाइड को आप HCHO भी लिख सकते हैं या तो CH2O भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे देखो क्या है, जैसे NH2 है तो इसी NH2 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो NHH, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही है। मतलब इस NH2 को आप NHH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैसे है, ये दोनों एब्सोल्युटली सेम है, ठीक है। अब ज़रा देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये है आपका NH2। ये NH2 को देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, ज़रा ध्यान देना। इसको मैं एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से कि हम लोग उसको लिख कैसे रहे। इसको मैं ऐसा लिख रही हूँ NHH के फॉर्म में, ठीक है। ये NH2 था ना, इस NH2 को हम लोग NHH के फॉर्म में भी लिख सकते, तो मैंने इसको भी वैसे लिखा। ये भी आपका NH2 है तो इस NH2 को भी हम लोग NHH के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये भी आपका NH2 है तो ये NH2 को भी हम लोग NHH के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस NH2 को भी मैंने NHH के फॉर्म में लिखा, इस NH2 को भी मैंने NHH के फॉर्म में ही लिखा और इस NH2 को भी मैंने NHH के फॉर्म में ही लिखा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये भी आप n टाइम्स लोगे और ये भी आप लोग n टाइम ही लेने वाले हो। एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। आप लोग देखो करने वाले क्या हो, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको एज इट इज़ देख के लिखो। सबसे पहले आप लोग उसको एज इट इज़ देख के लिखेंगे, ठीक है। जैसा वो दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही लिखो। जैसा ये दिख रहा था मैंने इसको एज इट इज़ देख के वैसा का वैसा लिख दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है NH, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा NH। यहाँ पे आपको दिख रहा है NH, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा NH। ध्यान से देखना भाई ज़रा, यहाँ पे आपको दिख रहा है NH, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा NH। तो बेसिकली मैंने किया कुछ भी नहीं, जैसा ये मुझे दिख रहा था एज इट इज़ मैंने इसको यहाँ पे देख के लिख दिया, कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किए, जैसा ये था वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, एकदम ध्यान से देखना। ये जो CH2 है ना, इस CH2 को हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखना है कि बेसिकली हम लोग क्या करने वाले। ये जो CH2 है ना, इस CH2 को मैं यहाँ पे लगाऊंगी CH2O। इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया CH2O। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लगाऊंगी CH2O, यहाँ पे भी मैं लगाऊंगी CH2O। तो सबसे पहले मैंने मेल अमीन को लिया और फिर मैंने इसके अंदर में फॉर्माल्डिहाइड को डाला, क्योंकि नाम ही था मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, फिर मेल अमीन को मैंने एज इट इज़ देख के लिखा, और यहाँ पे जो NH2 ग्रुप था उसको मैंने कैसे लिखा, NHN के फॉर्म में, क्योंकि NH2 को ही आप NHH के फॉर्म में ही लिख सकते हो। तो मैंने इसको एज इट इज़ देख के लिख दिया, यहाँ पे भी NH2 को NHH के फॉर्म में, यहाँ पे भी। फिर मैंने हर तरफ NH को लगाया, यहाँ पे भी NH, यहाँ पे भी NH, और फिर मैंने क्या लगाया CH2O CH2O CH2O। अब आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन तो बाकी है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। मैंने अलग अलग कलर के मार्कर का इसलिए यूज़ किया ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि रिएक्शन कैसे क्या हो रही है। इसको लिखने का, यहाँ पे बीच में आपको लगाना है CH2OH, यहाँ पे भी बीच में आपको लगाना है CH2OH, और यहाँ पे भी बीच में आपको लगाना है CH2OH। मतलब NH और H के बीच में आपको CH2OH लगाना है, यहाँ पे भी वैसा ही और यहाँ पे भी वैसा ही, हर तरफ आपको वैसा ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोग क्या करने वाले हो, एकदम ध्यान से देखना इस चीज़ को कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे आप लोग लेंगे H+ आयन को, क्या लेंगे भाई, यहाँ पे आप लोग लेने वाले हो H+ आयन को। देखो कैसे लेंगे, ये है आपका H+ आयन। अब H+ आयन तो जाहिर सी बात है, ये एन टाइम है, ये एन टाइम है, ये एन टाइम है, तो ये भी H+ आयन भी एन टाइम से रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको H+ आयन 3 दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये H+ आयन आपको दिखाऊंगी नहीं ना, तो आप ये रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे और आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बुक में तो एक ही बार H+ दिया है, मैं भी एक बार लिख सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 बार लिखा ताकि आपको वो रिएक्शन समझ में आए। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ से आपका निकलेगा OH और यहाँ से आपका निकलेगा H, यहाँ से आपका निकलेगा OH और यहाँ से आपका निकलेगा H, यहाँ से आपका निकलेगा OH और यहाँ से आपका निकलेगा H। ठीक है, ऐसी होंगी भाई ये रिएक्शन। अब ज़रा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, जैसा दिख रहा है ना, पहले एज इट इज़ उसको देख के लिख लो, जैसा आपको दिख रहा है एज इट इज़ उसको देख के वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, एज इट इज़ उसको देख के मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है NH के बाद में आपको दिख रहा है CH2। अब यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O के फॉर्म में बाहर निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे CH2 बचा। आगे बढ़ते हैं, नीचे आओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है NH और फिर आपको दिख रहा है CH2। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है NH और NH के बाद में आपको दिख रहा है CH2। ठीक है, तो ये जो चीज़ बनी है ना, इसका नाम होता है मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, तो जो भी चीज़ बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हुई है उसी का नाम है मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड। इसको बोला जाता है मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आए कि बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है। तो सबसे पहले आपने मेल अमीन को लिया। ठीक है, देखो मैंने छोटा छोटा लिखा है ताकि वो पूरी रिएक्शन एक पेज पे आ गई। अगर मैं इसको नीचे लिखती थी ना तो आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने मेल अमीन को लिया और फॉर्माल्डिहाइड को लिया, क्योंकि नाम में ही मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड आ रहा था। फिर यहाँ से मैंने NH2 को NHH के फॉर्म में लिखा और इनको बीच में से ब्रेक किया और यहाँ पे CH2 को इंसर्ट करवाया। यहाँ पे भी CH2 को और यहाँ पे भी CH2 को, हो गया CH2 इंसर्ट बीच में। फिर ये वाले हाइड्रोजन को लगा दिया वापस, मतलब इनके बीच में, यहाँ पे बीच में मैंने CH2 को लगाया, यहाँ पे भी बीच में, यहाँ पे भी बीच में। लगाने के बाद में फिर क्या किया, फिर आपने H+ आयन को लिया। अब मैंने यहाँ पे 3 H+ इसलिए ली क्योंकि 3 ग्रुप थे, मुझे आपको दिखाना था रिएक्शन कैसी हो रही है। OH H OH H OH H, तो यहाँ पे CH2 बचा, तो ये CH2। ये इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो चेन है कंटिन्यू हो रही है, स्टॉप नहीं हो रही है।
और इस पॉलीमर का नाम है मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, चलिए जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। इस पार्ट को, ये वाले रिएक्शन को बुक से मत पढ़ना। अगर ये वाले रिएक्शन को आप बुक से पढ़ते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में तो कुछ भी नहीं बताया है कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। कम से कम मैंने आपको समझा के बताया कि रिएक्शन कैसे क्या हो रही है। बुक वालों को लगता है कि सारे स्टूडेंट एमएससी इन केमिस्ट्री है, उनको सब कुछ आता है। ठीक है, चलिए तो भाई अब अपन लोग मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड के कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। ये यूजेस दे रखे पेज नंबर 331 पर। चलिए लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। Melamine and formaldehyde undergo condensation polymerization to give cross-link melamine formaldehyde polymer। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर है। देखो ना, ये इसके साथ कहीं कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कहीं कनेक्ट होगा, ये नीचे में कहीं कनेक्ट होगा। अब कनेक्शन तो बहुत सारे हैं भाई। अगर मैं कनेक्शन दिखाते बैठूंगी तो ये व्हाइट बोर्ड भी कम पड़ेगा, क्योंकि पॉलीमर में तो बहुत सारे यूनिट होते हैं और ये भी एक पॉलीमर है, मतलब ये भी एक रेजिन ही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रॉस लिंकिंग दिख रहे हैं, है ना। तो जैसे फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर बेकेलाइट में भी क्रॉस लिंकिंग थे, इन द सेम मैनर आपका जो मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर है इसमें भी बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग है। ठीक है, डेकोरेटिव टेबल टॉप्स लाइक फॉर्मिका एंड प्लास्टिक डिनरवेयर आर मेड फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर कॉल्ड एज मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो आपका मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर है इसका यूज़ किया जाता है डेकोरेटिव टेबल टॉप्स बनाने के लिए। जैसे आप लोग होटल वगैरह में जाते हो तो जिस टेबल पे आप लोग बैठ के डिनर करते हो, है ना, या जिस टेबल पे बैठ के आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो या लंच करते हो बेसिकली होटल्स में, है ना, तो वहाँ पे देखो वो टेबल के ऊपर काफ़ी डेकोरेटिव पोर्शन होता है ना। टेबल के ऊपर अच्छा खासा डेकोरेशन किया जाता है अलग अलग टाइप के प्लास्टिकों का यूज़ करके। तो वो जो प्लास्टिक आप वहाँ पे यूज़ करते हो टेबल के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए, मतलब ही टेबल टॉप को डेकोरेट करने के लिए होटल्स वगैरह में होता है, वो डेकोरेशन हम लोग मेलामीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर का ही यूज़ करके करते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉलीमर की तरफ, जिसका नाम है आपका SBR। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि SBR रबर कैसे क्या बनता है, SBR रबर के यूजेस क्या है और SBR रबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं SBR रबर को। चलिए भाई अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपके नेक्स्ट टाइप के पॉलीमर को, जिसका नाम है ब्यूना एस रबर। उसी को आप लोग SBR रबर भी बोलते हो और उसी को आप लोग स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको, ज़रा ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम देखो क्या है, उसका नाम है SBR। इसी को आप लोग बोलते हो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर और इसी को आप लोग ब्यूना एस भी बोलते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका SBR है उसी को आप लोग स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हो और उसी को आप लोग ब्यूना एस भी बोलते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, याद रखना है अगर पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पता है SBR और आपको ये नहीं पता कि SBR को ही स्टाइरीन ब्यूटाडाइन और ब्यूना एस बोलते हैं, तो आप लोग पेपर में बुरी तरीके से फंस सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पता है और पेपर में अगर वो एक नाम आया ही नहीं और पेपर में अगर दूसरा नाम आया तो भले आपको रिएक्शन आती भी होगी लेकिन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट रिएक्शन इन द पेपर। द रीज़न इज़ बेसिकली कि आपको अगर एक नाम ही पता है और सेकंड नाम नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, थर्ड नाम उसका नहीं पता क्या बोलते हैं, तो यू कैन स्टक इन प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि तीनों नाम SBR ही आपका ब्यूना एस है और SBR का मतलब ही क्या होता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। देखो इधर, इस S का मतलब होता है स्टाइरीन, इस B का मतलब होता है ब्यूटाडाइन और इस R का मतलब होता है रबर। ठीक है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। सेकंड चीज़ ये भी है, ये जो ब्यूना है ना, ब्यूना इसी का मतलब ब्यूटाडाइन है और इसी का मतलब स्टाइरीन है। ठीक है, तो SBR का फुल फॉर्म क्या है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसी को आप लोग ब्यूना एस भी बोलते हो। इस ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइन और एस का मतलब स्टाइरीन। ठीक है, अब देखो बेसिकली होगा क्या, जाहिर सी बात है कि जब नाम आया था फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर तो उसमें आपने दो चीज़ें यूज़ की थी, फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड को।
जब नाम था मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, तो उसमें आपने दो चीज़ें यूज़ की थी, मेल अमीन और फॉर्माल्डिहाइड को। इन द सेम फैशन अब इसका नाम है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसका मतलब अभी यहाँ पे आप कौन सी दो चीज़ें यूज़ करेंगे, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन। जो नाम में दिखता है वही आपको यूज़ करना है। जैसे मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड में आपने मेल अमीन और फॉर्माल्डिहाइड का यूज़ करके वो पॉलीमर बनाया। इन द सेम फैशन स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर ही अगर यही नाम है तो इसका मतलब ये हुआ आप स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन को यूज़ करके ये वाला पॉलीमर बनाने वाले हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हम लोग यूज़ कैसे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग लेंगे ब्यूटाडाइन को, ज़रा ध्यान से देखना तभी जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये चीज़ समझ के बाहर है। ध्यान से देखना कि आप लोग कैसे क्या इसको यूज़ करने वाले हो। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्यूटाडाइन को लिखूंगी, एकदम ध्यान से देखना कि हम लोग कैसे क्या इसको यूज़ करेंगे। देखो आप लोग करने के वाले हो, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि इसका नाम होता है ब्यूटाडाइन। देखो ब्यूटाडाइन कैसे होता है, इसी ब्यूटाडाइन को आप लोग ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोल सकते हो। इसी ब्यूटाडाइन को आप ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोल सकते हो। देखो कैसे, अगर आप लोग नंबरिंग देते हो तो ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे भी दे सकते हो क्योंकि वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपको टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको टोटल कार्बन दिख रहे हैं 4, और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। यहाँ पे आपको टोटल कार्बन 4 दिख रहे हैं और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्यूटा। तो ये जो ब्यूटा वर्ड है वो ब्यूटेन से आया है क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। आपने यहाँ पे ये देखा कि आपको डबल बॉन्ड एक तो फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है और आपको डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1, 3। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये भी दिख रहा कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसी का मतलब अल्कीन होता है, और अल्कीन में क्या होता है, ईन होता है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इसी का मतलब अल्कीन है, उसी में क्या होता है, ईन होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने ईन लिखा। लेकिन यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कितने बार दिख रहे, 2 बार, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डाइन। तो हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, उसको रट्टा मत मारो। टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम ब्यूटेन होता है, तो मैंने यहाँ पे ब्यूटा लिखा। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, लेकिन कौन से पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर, इसलिए मैंने 1, 3 लिखा। जब भी डबल बॉन्ड आते हैं उसी का मतलब अल्कीन होता है, उसमें से आप क्या यूज़ करते हो, ईन, इसलिए मैंने यहाँ पे ईन लिखा। और आपको अल्कीन कितने बार दिख रहा है, 2 बार, इसलिए मैंने डाइन लिखा। इसका नाम देखो क्या होता है, इसका नाम होता है स्टाइरीन। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, इसी को आप लोग बोलते हो स्टाइरीन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, अदरवाइज ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगी। अगर ध्यान से देखा तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ दिमाग के ऊपर से ही निकलती है कि हो रहा क्या है। आपको यहाँ पे यूज़ करना है इस चीज़ को 75%, इसको आपको 75% यूज़ करना है और इसको आपको 25% यूज़ करना है। आप लोगों को लगता है ये तो ऐसी चाहिए तो चिल्लर है, ये 75 और 25 से अपना क्या लेना देना, लेकिन याद रखना ये 75 और 25% में ही ये रिएक्शन का पूरा खेल है। ये रिएक्शन है तो बड़ी आसान, लेकिन ये रिएक्शन उसी को करते आती है जिसको समझ में आया है कि इसमें एक चीज़ 75% है और एक चीज़ 25%। अगर आपको ये नहीं पता कि एक चीज़ 75% है और दूसरी चीज़ 25% है, देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना है कि ब्यूटाडाइन जो है वो 75% है और स्टाइरीन जो है वो 25% है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो अगर एक चीज़ 75% है और एक चीज़ 25% है, इसका मतलब ये जो रेशो है, ये रेशो किसका हुआ, ये रेशो हुआ 3:1 का। यहाँ से आपको एक रेशो के बारे में आइडिया मिलती है कि जो रेशो है ना वो 3:1 है। याद रखना, एक चीज़ 75% है ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन 25 है। 75:25, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। तो रेशो क्या है, रेशो है 3:1 का। ठीक है,
तो आप लोग देखो करने के वैल्यू एकदम ध्यान से देखना कि आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्यूटाडाइन को टोटल 3 बार लिखना है और स्टाइरिन को आपको एक ही बार लिखना है। बहुत 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 काम की चीज़ है, मैक्सिमम लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ब्यूटाडाइन 75% है, स्टाइरिन 25% है, मतलब इसका रेशो कैसा हुआ, रेशो हुआ 3:1 का। 3:1 का मतलब ये हुआ कि आप ब्यूटाडाइन को टोटल 3 बार लिखेंगे और आप स्टाइरिन को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि रेशो क्या है 3:1 का। 3 जो है ये है आपके ब्यूटाडाइन के लिए और ये है आपके स्टाइरिन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली मैं करने क्या वैल्यू, ये है आपका CH2, ये है आपका डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने पहली बार ब्यूटाडाइन को लिखा, ज़रा ध्यान देना। फिर हम लोग एक और बार ब्यूटाडाइन को लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मैंने सेकेंड टाइम लिखा। अब थर्ड टाइम मैं इसको लिखूंगी, CH डबल बॉन्ड CH2 C6H5। और फोर्थ टाइम मैं इसको लिखूंगी, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिमाग में क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं समझ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो रहा है, बड़ा ही कन्फ्यूज़न, कुछ भी नहीं समझ रहा है। अरे अभी तक मैंने समझाया ही कहा, अभी तो मैं समझाने वाली हूँ। ज़रा इधर देखो, ब्यूटाडाइन 75% है, स्टाइरिन 25% है। मतलब जाहिर सी बात है कि ब्यूटाडाइन अगर आप 3 टाइम्स लेते हो तो आप स्टाइरिन को एक ही टाइम लेंगे। मतलब इसका रेशो कैसा है, इसका रेशो 3:1 का है। तो देखो आपने ब्यूटाडाइन को पहली बार लिया, फिर आपने ब्यूटाडाइन को सेकेंड टाइम लिया और फिर आपने ब्यूटाडाइन को थर्ड टाइम लिया। तो क्या आपको यहाँ पे ब्यूटाडाइन 3 टाइम्स दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम मैंने 3 बार ब्यूटाडाइन को लिखा। लेकिन याद रखना ये जो थर्ड वाला है उसको आप यहाँ नहीं लिख सकते, उसको आपको यहीं पे लिखना है, क्योंकि बीच में एक चीज़ आनी चाहिए तभी जाके तो पॉलीमर बनेगा ना। अगर आपने पहले तीनों को लाइन से लगा दिया और लास्ट में उसको लगाया तो वो पॉलीमर फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आपको 3 टाइम लेना है। तो कैसे लेंगे, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। ठीक है, स्टाइरिन को आपको एक ही बार लेना है। तो भाई देखो स्टाइरिन को मैंने यहाँ पे एक ही बार लिया। ठीक है, ये भी है आपका ब्यूटाडाइन, ये भी है आपका ब्यूटाडाइन, ये भी है आपका ब्यूटाडाइन, और ये जो है ना ये है आपका स्टाइरिन। तो आपने ब्यूटाडाइन को टोटल 3 बार लिया और स्टाइरिन को आपने 1 टाइम लिया। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा आपका पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, ज़रा ध्यान देना कि बेसिकली पॉलीमराइजेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। बेसिकली जब भी आप पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जो भी डबल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में होता है और जो भी सिंगल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन डबल बॉन्ड में होता है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी जब मैंने आपको बताया था कि पॉलीथीन कैसे बनता है, मतलब ये पॉलीइथीन कैसे बनता है। तो उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि आपको अगर डबल बॉन्ड दिखता है और आपको पॉलीमराइजेशन करवाना है तो हमेशा एक ही चीज़ याद रखना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, तो उससे आपका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। बस यही वाली चीज़ है। देखो यहाँ पे ये है आपका CH2, एकदम ध्यान से देखना भाई इस चीज़ को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये है CH2, ये है भाई मेरा CH2। ठीक है, फिर आपको क्या दिख रहा है, फिर आपको CH दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। आगे बढ़ेंगे, CH2 CH, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हो गया सिंगल बॉन्ड में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में। फिर यहाँ पे आएगा CH, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे आएगा CH2। मैंने इसको एज इट इज़ देख के लिखा, डबल बॉन्ड के जगह सिंगल, सिंगल के जगह डबल, डबल के जगह सिंगल। अब ये इसके साथ ज्वाइन होगा, ये आपका इसके साथ ज्वाइन होगा, तो ये CH2 के बाद में आएगा आपका ये वाला CH2। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन किया। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में, यहाँ पे आएगा आपका CH, सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में। आगे बढ़ेंगे, CH, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में CH2। फिर आप इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे,
चलो आगे बढ़ते हैं। ये CH2 को किसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, CH के साथ में। आगे बढ़ेंगे, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है, ये सब्सटीट्यूएंट से अपना कोई लेना देना नहीं, ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आपका जो सिंगल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काइंड हो जाएगा सिंगल में। ये CH2 था, ये CH2 को आपने CH के साथ जोड़ा। ये C6H5 एक सब्सटीट्यूएंट है, ये एज इट इज़ रहेगा। डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में, ये हुआ आपका CH2। फिर ये CH2 को आप इसके साथ जोड़ेंगे। चलो भाई जोड़ते हैं। ये CH2 को आप जोड़ेंगे ये वाले CH2 के साथ, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में CH। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये CH के बाद में क्या आएगा, CH, सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और ये है आपका एन टाइम्स, ठीक है। इसका नाम होता है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। पहला नाम है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसका एक और नाम है ब्यूना एस रबर। इसका एक और नाम है SBR। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसके टोटल 3 अलग अलग नाम हैं, ठीक है। पहला है आपका स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, सेकंड है ब्यूना एस रबर और थर्ड है आपका SBR। तो करना कुछ भी नहीं है, जैसे कि नाम में ही आ रहा है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, तो आप स्टाइरीन को लेंगे और ब्यूटाडाइन को लेंगे। याद रखना है ब्यूटाडाइन 75% है, मतलब आपको टोटल उसको 3 बार लिखना है। स्टाइरीन 25% है, मतलब आप उसको एक ही बार लिखेंगे। लेकिन इसको आप पहले नहीं लिख सकते, ये तीनों को आप लाइन से नहीं लिख सकते। पहले 2 ब्यूटाडाइन को लेने का, फिर एक स्टाइरीन को, फिर ही ब्यूटाडाइन को, क्योंकि कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। करना कुछ भी नहीं है, इसको इसके साथ ज्वाइन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जस्ट चिपका देना है। ये चीज़ को रट्टा मत मारो, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग ये है कि डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल में, सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में, वही वाला काम मैंने यहाँ पे करवाया है। नेक्स्ट थिंग ये है कि ये इतना बड़ा पॉलीमर जो है ये आपको ड्रॉ तो पेपर में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस रिएक्शन को हो सके तो बुक से मत पढ़ना, क्योंकि बुक में डायरेक्टली इससे ये वाली चीज़ दी है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि हो कैसे रहा है। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने ये चीज़ को लिखने के बाद आपको समझाया कि रिएक्शन कैसे होने वाली है, उसके बाद में इससे मैंने आपको प्रोडक्ट बनवा के दिखाया। अगर मैं डायरेक्ट इससे बना के दिखाती थी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती थी और समझ में नहीं आता था। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये हुआ आपका SBR। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने ब्यूना एस रबर को डिस्कस कर लिया, मतलब ही स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर को डिस्कस कर लिया, मतलब ही SBR को डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं इसके यूजेस को। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ब्यूना एस इज एन इलास्टोमर विच इज़ ए को पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन विद ब्यूटाडाइन। लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ब्यूना एस जो है वो एक इलास्टोमर है, मतलब ही वो आपको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। जैसे आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो। मतलब देखो ना, आप लोगों ने देखा होगा रबर को आप स्ट्रेच करते हो, फिर जब आपने फोर्स को, जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया, अगर वो छोड़ दिया तो वो वापस रबर अपनी पोजीशन पे आ जाता है, मतलब वो एक इलास्टिसिटी आपको शो करता है, इसलिए आप उसको इलास्टोमर बोलते हो। ये अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में, मतलब ही आपके क्लास नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में पॉलीमर में देखा था, राइट। चलिए, तो बेसिकली देखो, ये पॉलीमर को हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं। इस पॉलीमर को हम लोग यूज़ करते हैं टायर इंडस्ट्री में। टायर जो होते हैं ना, टायर बनाने के लिए, तो टायर इंडस्ट्री में जो टायर बनता है उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है SBR। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो टायर होते हैं वो काफ़ी नरम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी अगर आपकी गाड़ी सपोज पंचर है या उसमें हवा कम है, तो आप वो टायर को दबा के देख सकते हो, या नहीं दबा सकते, दबा सकते हैं ना। साइकिल का टायर जो होता है या गाड़ी का जो टायर होता है, आप उसको ऐसे प्रेस करके देख सकते हो कि भाई इसमें हवा कम है या ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा ज़ोर से दबता है तो आप पहचान लेते हो कि हाँ इसमें हवा कम है, और अगर वो पूरा ही पचका हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि ये गाड़ी या ये साइकिल कैसी है, पंचर है। अपन लोग बोलते हैं ना, पंचर है भाई, पंचर। पंचर का मतलब क्या होता है, पूरी हवा निकल जाती है उसमें की। और अगर थोड़ी हवा निकली तो अपन बोलते हैं इसमें हवा कम है कि नहीं, येस और नो। तो भाई जो टायर होता है उसको अपन दबा सकते हैं, मतलब वो आपको कैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। मतलब ही वो है क्या, इलास्टोमर। मतलब ही ये जो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर है, इसको अपन लोग टायर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं टायर को बनाने के लिए, यस और नो, ठीक है। और ये क्या है, ये एक इलास्टोमर है। ब्यूना इज सुपीरियर टू नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर से बेटर है। रीज़न ये है क्योंकि जो नेचुरल रबर होता है वो तो हाथ लगाते से टूट जाता है,
लेकिन क्या कभी टायर हाथ लगाने से टूटता है? नहीं, क्योंकि जो टायर होता है वो भी रबर है, लेकिन वो जो रबर है वो काफ़ी बेटर क्वालिटी का रबर है, क्योंकि आप उसको हाथ लगा के तोड़ नहीं सकते। जो आपका नेचुरल रबर होता है आप उसको हाथ लगा के तोड़ सकते हो, जैसे कि ये वाला, ये आपका, जैसे ये मेरे पास नटराज का रबर है, मैं इसको हाथ लगा के तोड़ सकती हूँ। लेकिन क्या मैं टायर को ऐसे 2 हाथ से तोड़ सकती हूँ? नहीं। रबर तो ये भी है और टायर भी तो रबर ही है ना एक टाइप का, लेकिन टायर जो होता है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है, उसका पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके वजह से आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, और वो नेचुरल रबर से स्ट्रांग होता है। लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम वो आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी भी दिखाता है, इसलिए आप उसको टायर इंडस्ट्री में यूज़ करते हो। अब आगे के जो पॉलीमर है, नियोप्रीन, विस्कस रेयॉन, है ना, उसके बाद में पीएचबीवी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेडेट, ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस। अब इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मीनवाइल यू कैन गो थ्रू द ऐप ऑफ PWA, मतलब पवन वाघ अकेडमी का आप ऐप में जाओ, यू जस्ट सेलेक्ट दैट 12th स्टैंडर्ड एंड गो टू केमिस्ट्री बुक। सो इन द केमिस्ट्री बुक यू विल फाइंड देयर वेर सो मेनी नोट्स। तो आप जब उस पर क्लिक करते हो तो यू विल गेट सो मेनी चैप्टर नोट्स। देर आर टर्म पेपर ऑल्सो, यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन हैव दैट पेपर which has term paper of various chapters of 12th standard. Also at the same time they include notes, and notes are very much notes, you will find the notes very much interesting, and also at the same time easier also for the preparation of exam. The thing is कि in the notes I have highlighted the things which are very much important. So highlighting the things will clearly indicate you कि which part is very much important, how you have to remember that. So basically you don't need to highlight everything because I have done the same part for you as a kind of help for you, ठीक है। So let's stop here. Thank you very much for watching this video. Keep watching my video as usually you are watching, and please do like, don't forget to like and comment. Thank you.